अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज रखेल नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं रखेल नावल का अगला हिस्सा। रात गई इसकी आंख खुली। वो इसी तरह औंधे मुंह बेड पर पड़ा था। सर नहायत भारी हो रहा था। सर झटकते हुए उठ बैठा। दीवार पर टंगी घड़ी 2 बजने का ऐलान कर रही थी। लड़खड़ाते कदमों से वो गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। शावर खोलकर वो बगैर कपड़े उतारे तेज धार पानी के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही इसकी कसलमंदी दूर हो गई थी। पतलून कमीज उतारकर गुसलखाने के फर्श पर फेंकते हुए वो तौलिया लपेटकर बाहर निकल आया। इसका रवैया बचकाना सा हो रहा था, यूं जैसे तनावश को इसकी सारी हरकतें नजर आ रही हों और उसके यूं करने पर वो इसके कपड़े और सामान वगैरह समेटने के लिए भागी चली आएगी। ड्रेसिंग रूम में घुसकर इसने कपड़े पहने और तौलिया एक तरफ उछालकर बाहर आ गया। दोपहर को झाँकने के बाद इसने तनावश के हाथों से नाश्ता किया था। इसके बाद वो कुछ भी ना खा सका था, लेकिन इतनी देर गुजर जाने के बाद भी इसे भूख महसूस नहीं हो रही थी। सोफे पर बैठकर इसने एलईडी ऑन की और मुख्तलिफ चैनल तब्दील करने लगा। कोई प्रोग्राम भी इसे अच्छा नहीं लगा था। रिमोट मेज पर फेंक कर वो मोबाइल फ़ोन की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। क्या पता इसकी कॉल आई हो सकता है इसे नदामत महसूस हो रही हो। दिमाग में ख्याल उभरा और वो कालीन पर पड़े कोट की जानिब बढ़ गया। कोट की जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर इसने तारीख स्क्रीन पर एक निगाह दौड़ाई। स्क्रीन के ऊपरी कोने में छोटी सी बत्ती जल बुझकर किसी मिस कॉल या पैगाम आने का इशारा कर रही थी। स्क्रीन रोशन किए बगैर इसने धड़कते हुए दिल से सोचा, क्या इसी की कॉल आई है? शायद नादिम हो और दूर जाकर इसे मेरी कमी मालूम हुई हो। हाँ, लेने तो जाऊंगा मगर ज़रा मूड बनाकर बात नहीं करूंगा। कान का हार सुनकर वो भागती हुई आएगी। मैं बस खामोशी से उसके लिए दरवाज़ा खोलकर चुपचाप बैठा रहूंगा। और जब वो नदामत जाहिर करते हुए धीमे लहजे में कहेगी, कबीर माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तब भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा और खामोश बैठा कार ड्राइवर करता रहूंगा। इसकी जानिब देखूंगा भी नहीं। दिल ने ना देखने की बात पर एहतजाज किया। इसने जल्दी से अपनी सोच की तरदीद की। सीधा तो नहीं, अलबत्ता शीशे में चोरी चोरी इसके चेहरे पर निगाह डाल लूंगा, इसे मिन्नतें करने दूंगा और वहाँ से इसे सीधा साहिल समंदर पर ले जाऊंगा। कार से उतर कर मैं इसकी तरफ तवज्जो किए बगैर रेत पर आगे बढ़ जाऊंगा। वो मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे भागेगी और फिर पाँव में मोच आने पर नीचे गिर जाएगी। दिल ने वावेला किया, पाँव में मोच नहीं आना चाहिए, इसे दर्द होगा। वो नाजुक सी गुड़िया कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। ठीक है ठीक, वो मोच आने का बहाना तो कर सकती है ना। बस तय हो गया, वो मोच आने का बहाना करेगी और मैं भागकर इसे बाजू में भर के सीने से लगा लूंगा और वो मेरे गले में बाजू डालकर कहेगी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। और मैं मुस्कुराते हुए पूछूंगा, आइंदा ऐसा करोगी? और वो मेरे कंधे पर सर रखकर कहेगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं, बस इस दफ़ा माफ़ कर दो। और मैं फ़ौरन इसे माफ़ कर दूंगा। और जब घर लौट कर आएंगी तो ख्वाबगाह की हालत देखते ही वो सर पीट लेगी और जल्दी जल्दी तमाम सामान को तरतीब से रखना शुरू कर देगी। तब मैं सोफे पर बैठकर इसकी हालत पर ज़ोर ज़ोर से हंसूंगा। सारा सामान तरतीब से रखकर जब वो शराब की खाली बोतलों को देखेगी तो खूब लड़ेगी, मगर मैं भी साफ कह दूंगा कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। ना तो तुम दूर जाने का सोचती, ना मुझे ऐसा करना पड़ता। सारा मंसूबा सोचते हुए इसने स्क्रीन रोशन करने वाला बटन दबाया और शेख चिली के सर पर रखा अंडों का टोकरा धड़ाम से नीचे गिरा। अजीम के नंबर से मिस कॉल आ रही हुई थी। गहरा सांस लेकर इसने सोफे की पुश से टेक लगा ली। कभी भी माफ़ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। ना कॉल वसूल करूंगा, ना इसका भेजा पैगाम पढ़ूंगा। और अगर वो खुद यहाँ आ गई तो राहत खाला को कहकर इसे घर से निकाल दूंगा। बेशक रोती रहे, इसे मालूम नहीं कि कबीर दादा कितना सख्त दिल है। मुझे लड़कियों की क्या परवाह, जितनी चाहे तनावशें इकट्ठी कर लूँ। कल की छोकरी मुझसे टकराने चली है। इसने तंजिया हनकारा भरा और एकदम अपने हाथों पर माथा टेक दिया। इसे लगा आंखों में पानी जमा हो रहा है। अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ही खींच लेते, कितनी प्यारी लग रही हूँ। इसके कानों में जैसे इस किसी ने सरगोशी की। इसने फ़ौरन तस्वीर वाला फ़ोल्डर खोल लिया। वो हंसते हुए इसकी तरफ देख रही थी। एक तस्वीर में वो ज़बान खोलकर इसे चिढ़ा रही थी, एक में इसने दोनों आंखें सख्ती से मेची हुई थीं। 2-3 तस्वीरों में वो संजीदा नज़र आने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी रोशन मुस्कुराती आंखें झूठी संजीदगी का राज फाश कर रही थी। नहीं चाहिए तुम्हारी तस्वीरें, सारी की सारी डिलीट कर दूंगा। गुस्से में वो इसकी तस्वीर को डिलीट करने की गर्ज से सेलेक्ट करने लगा। तमाम तस्वीर मार्क करके इसने डिलीट के ऑप्शन की तरफ उंगली बढ़ाई, मगर इसे दबाने की हिम्मत ना कर सका। इसकी समातों में तनावश की सरगोशी, मगर दिल में नक्श तस्वीर को कैसे खर्चोगे। इसने मोबाइल फ़ोन हाथ से रख दिया। मुझे मालूम तो करना चाहिए आखिर इसने ऐसा क्यों किया। मम्मा तो मेरी जुदाई से डरती थी, मेरे तलाक देने के खौफ खाती थी। इस दूसरी लड़की के मेरे करीब आने पर इसका सांस रुकने लगता था। अब क्या हुआ? क्या अब मेरी जुदाई काबिल बर्दाश्त हो गई? ये पूछना तो बनता है। इससे मजीद सब्र न हो सका और वो इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर चौकीदार को कॉल करने वाला हुक्म दोहराने लगा। घड़ी की सुइयां 3 के हिंसे को छू रही थी। यकीनन गहरी नींद में होगी, ये जाने बगैर कि कोई किसी शिद्दत से इसे याद कर रहा है। क्या पता तरस खाकर मेरे साथ चली आए। इसे यूं लगा जैसे
वो तनाव से मोहब्बत की भीख मांगने जा रहा है। इसके अना खुददारी और बड़ी शख्सियत होने के इल्ज़ाम की अमारा धड़ाम से ज़मीन बोस हो गई थी। वो छोकरी जो कल तक इसकी नज़र करम की मोहताज रहा करती थी, आज आसमान की बुलंदियों को छूती हुई कोई ऐसी मलका लग रही थी जिस तक इसकी रसाई ही मुमकिन ना हो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कभी दादा हो, एक बहुत बड़े गैंग के सरबराह, में लड़कियों की क्या कमी है? इससे कई गुना गुना खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां तुम्हें मिल सकती हैं, फिर इसके सामने झुकने की ये तजलील क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? तनावे से मुतनफ़र करने वाली एक तल्ख सोच इसके दिमाग में उभरी, मगर दिल हम ठोंक कर मैदान में आ गया। इससे बेहतर तो क्या इस जैसी दूसरी भी अल्लाह पाक ने नहीं बनाई, फिर कोई कैसे इसकी जगह संभाल सकता है? और बिलफर्ज इस जैसी सूरत किसी को मिल भी गई हो तो क्या वो इसकी तरह शौक चंचल अदाओं वाली भी होगी, वैसी खिदमत करने का फ़न जानती होगी, इतनी ही ख्याल रखने वाली होगी? ये ऐसे सवालात थे जिनका जवाब नफ़ी में था। वो पाँव में हवाई चप्पल डालता हुआ खड़ा हो गया। इसका दिल इतनी शिद्दत से तनावश को देखने, इससे बात करने की ख्वाहिश में मचल रहा था जैसे इसने ना देखने पर इसे मौत ही तो आ जाएगी। बाहर निकल कर वो अपने ध्यान में ड्राइविंग की सीट की तरफ बढ़ा कि अचानक इसके कानों में पाशा की आवाज़ गूंजी, ड्राइव मैं करूँगा। कभी दरदाश इस तरह रह गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, इस कोठी में एक कमरा अभी तक मेरे सामान से अटा पड़ा है और वहाँ रात गुजारने के लिए यकीनन मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो जाओ आराम करो। पाशा ने मानी खेज लहजे में पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम जाकर आराम करो। पाशा ने नफ़ी में सर हिलाया, मेरे साथ आपको सहूलत देगा। मैं बस इसे इतना पूछूंगा कि इसे यहाँ पर क्या तकलीफ थी, और कोई ताना नहीं दूंगा, ना गुस्सा करूंगा, बस मुख्तसर सी बात करके वापस आ जाऊंगा। वो पाशा के सामने यूं सफाई देने लगा जैसे वो इसका बड़ा ही तो हो। 2 टके की लड़की के दरवाजे पर कभी दादा रात की 3 बजे मोहब्बत की भीख मांगने जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस इससे थोड़ी सी बात करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। मेरे दिल में एक फांस अटकी है, वो इससे बात करके निकल जाएगी। क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता? क्या मेरी ज़ात की आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं? क्या मेरे वादे, मेरे लफ्ज़ कि आपके नज़दीक कोई वक़्त नहीं? पाशा जज्बाती हो गया था। ऐसी बात नहीं है यार, तुम बात को गलत रुख दे रहे हो। कभी दादा इसकी बात सुनकर खफीफ हो गया था। जानता हूँ वो आपको प्यारी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस धोखेबाज की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपने मुकाम ही को फरामोश कर दे। आप बस वक्ती पसंदीदगी को मोहब्बत समझने की गलती कर रहे हैं, और बिलफर्ज आप इससे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तब भी मोहब्बत का तकाजा यही है कि आप महबूब की मर्जी पर राजी रहा जाए। और दूर जाकर खुश है तो आप इसे क्यों खुश नहीं रहने देते? यकीन माने वो आपको देखकर घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी। वो डरती है आपसे। आप इसकी नज़र में एक गैंगस्टर हैं, एक कातिल, शराबी और बदकिरदार शख्स हैं। पहले वो दौलत और ऐशो आराम के लालच में यहाँ टिकी थी, अब इसे ये सब कुछ आपके बगैर मुयस्सर हो गया है। इसके लिए किसी किसी गुंडे मवाली की जरूरत बाकी नहीं रही। एक गहरा सांस लेते हुए वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठता हुआ बोला, बैठो। पाशा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। क्या जाना है? इसने कार आगे बढ़ाते हुए पूछा। साहिल समंदर पर चलो। कबीर दादा ने सीट से टेक लगाते हुए आंखें बंद की और धम से इसकी आंखों के सामने आंख कूदी। वो जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगा। आंखें बंद करना भी इसके लिए कारदार बन गया था। दिल ने मतून किया, काश मैंने पाशा को ये ना कहा होता कि इसे मुंह मांगी रकम वगैरह देकर मेरी जिंदगी से दूर कर दे। दिमाग ने पूछा, तो क्या सारी जिंदगी इस धोखेबाज की झूठी मोहब्बत में डूबे रहते? क्या फ़र्क पड़ता है इसकी झूठी या सच्ची मोहब्बत से, जब इंसान को दूसरे के दिल का हाल मालूम ही ना हो? भले वो ऐशो आराम की वजह से मुझ पर नाजो अदा की बारिश करती, मुझे आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेट गिनने से। दिल का एहतजाज जारी रहा। क्या सोच रहे हैं दादा? पाशा इसकी सोचों में मुखल हुआ। कुछ नहीं यार, बस हैरान हो रहा हूँ कि कोई इतनी अच्छी अदाकारी भी कर सकता है। औरत ज़ात को मालिक ने जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बनाया है, मगर इस कमज़ोरी के बदले से मकारी की ऐसी सिफ्त अता कर दी जो मर्द की ताकत से कई गुना ज़्यादा पुरअसर है। औरत को अपने एहसास छुपाने में बला की महारत है। ये ज़ात झूठी मोहब्बत का इजहार भी इस सफाई से करती है कि मुखालिफ को यकीन करना ही पड़ता है, और जब तक इसे हकीकत का अदराक होता है वो सरतापा इस मकार के इश्क में डूब चुका होता है। अब इसका इन्हिसार औरत की तरजीहात पर होता है कि इसका फ़ायदा मुतासर मर्द के सामने रहने में है या दूर होने में। अगर तो इसके साथ रहने में फ़ायदा हो तो वो ये ड्रामा जारी रखती है, इसके बरक्स होने की सूरत में बेचारे के कदमों से 1 मिनट में ज़मीन खींच लेती है। आप शुक्र करें कि बर वक्त मुझे सारी बात बता दी और इसकी झूठी मोहब्बत का राज फाश हो गया, वरना ज़िंदगी के किसी और मौके पर वो आपको कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकती थी। कभी दादा के दिमाग में तल्ख सोच उभरी, मुझे तो हालिया नुकसान भी नाकाबिल तलाफी ही लग रहा है, मगर मुंह से वो ये इकरार ना कर सका था। यहाँ खाना खाएंगे? कल वाले होटल के सामने से गुजरते हुए इसने पाशा को मतला किया और इसने सर हिलाते हुए कार होटल की पार्किंग में मोड़ दी। वो मेज़ आज भी खाली पड़ी थी जहाँ इसने गुज़िश्ता रात तनाविश के साथ बैठकर खाना खाया था। वो पाशा को लेकर इस मेज़ की तरफ बढ़ गया। निश्चित संभालते हुए पाशा बोला, मेरा ख्याल है आप खाना नहीं खा सके हैं। सही कहा। इसने इस बात में सर हिला दिया। तो क्या मंगवाऊं? पाशा मेन्यू कार्ड खोलकर देखने लगा। कुछ भी, मुख्तसरन कहते हुए शीशे का जग उठाकर गिलास में पानी उंडेलने लगा। गिलास मुंह से लगाते हुए
इसके दिमाग में तनावश की मधुर आवाज़ गूंजी। कोई ऐसी चीज़ जो आपके अपने हाथों से मुझे खिला सके। वो ख्यालों ही ख्यालों में से मुखातिब हुआ, आ जाओ ना, हमेशा अपने हाथों से खिलाया करूँगा। इसका जवाब इसे सुनाई नहीं दिया था। यकीनन अब कबीर दादा की बात इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। बेरे के आने तक वो खामोश बैठा रहा। पाशा ने भी इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। बेरे ने खाना लाकर इसके सामने रखा। पाशा को भी खाते देखकर वो पूछने लगा, तुमने भी नहीं खाया था? जी, कहकर पाशा खाने को जुड़ गया। कबीर दादा ने चंद वालों के बाद हाथ खींच लिया था, मगर पाशा ने खूब डटकर खाया था। होटल से निकलकर वो पाशा के साथ साहिल पर आ गया। रेत पर नंगे पांव घूमते हुए वो बेख्तियार पाशा को गुज़िश्ता शब की बातें बताने लगा। तनाविश का पाँव में मोच आने का बहाना सुनाते हुए वो हंस पड़ा था। इसकी बात के इख्तिताम पर पाशा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मर्द को फांसने और इसके दिल में जगह बनाने के लिए हजारों लाखों गुर्रियाँ माँ के पेट से सीख कर निकलती हैं। कभी दादा इसकी बात पर तबसरा करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। सूरज तुलू होने तक वो वहीं घूमते रहे और फिर कभी दादा के कहने पर वापस लौट आए। यूं हंगामी तौर पर क्यों बुलाया है? बहुत अहम काम छोड़कर आया हूँ। नौशाद अफरीदी बोतल से विस्की ढेलने लगा। एसपी ज़मीर हुसैन बोला, शाहजी को आने दें, फिर बात करता हूँ। खैरियत तो है ना? नौशाद अफरीदी के लहजे में हल्की सी परेशानी दर आई थी। वही कबीर दादा वाला मामला है यार। प्लेट में बड़े खुश्क फ्रूट में से किशमिश का दाना उठाकर मुंह में डालते हुए एसपी ने इसे तसल्ली दी। इसी वक्त इखलाक हुसैन सलाम कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आइन शाहजी। दोनों ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। रस्मी कलमात के बाद एसपी की मतलब की गुफ्तगू पर आ गया। तुम दोनों को इस दिन के बाद अपने मंसूबे को भूल ही गए हो, लेकिन मैं मुसलसल इसी काम में जुटा हूँ। नौशाद अफरीदी ने कहा, भूले नहीं हैं, अपने लीडर पर मुकम्मल एतबार है। एसपी ने तफसील बताते हुए कहा, बहरहाल ताज़ा तरीन खबर यह है कि आज हफ्ता है और खुशकिस्मती से वो रखेल कल से अपने घर में मौजूद है। शायद शाम तक घर ही में रहे। हमने असर के वक्त इसे अगवा करना है। अगर इससे पहले इसने घर जाने की कोशिश की तो इसी वक्त उठवा लेंगे। इखलाक हुसैन ने पूछा, बाकी के इंतजामात तो मुकम्मल है ना? एसपी ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, सारा इंतजाम हो गया है। नौशाद ने पूछा, तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है? आप दोनों ने फसीउद्दीन के नंबर 2 तैमूर अली को काबू में करना होगा। ये ना हो फसीउद्दीन की मौत के बाद एक नया हंगामा खड़ा हो जाए और असल मामला दरमियान ही में रह जाए। एसपी ने याद दहानी कराई। इखलाक हुसैन ने तफसील बताते हुए कहा, आज नौशाद अफरीदी के यहाँ एक तकरीब रखेंगे। इसमें तैमूर अली को भी खसूसी तौर पर मदऊ होगा। पाशा और काशिफ राजपूत को भी बुलाएंगे। सिर्फ कबीर दादा को दावत नहीं दी जाएगी, क्योंकि नौशाद अफरीदी और इसके अनबन कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर फसीउद्दीन की मौत की खबर मुझे वहीं पर मिलेगी, जिसे फ़ौरन तैमूर अली और पाशा वगैरह के सामने बयान कर दूंगा। इसके साथ ही मैं और नौशाद मिलकर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। यकीनन पाशा और काशिफ राजपूत भी हमारा साथ देंगे। इस तरह ये इतलात बर वक्त तमाम गैंग के सरबराहों के पास भी पहुंच जाएगी। ज़बरदस्त। एसपी ने तहसीन अमेज अंदाज में कहा, यकीनन तकरीब में मेरी हाजिरी भी लाजमी होना चाहिए। नहीं, तुम्हें मंसूबे की तकमील की तरफ ध्यान देना होगा। इखलाक हुसैन ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है। एसपी ने इसकी बात से मुकम्मल इतफाक किया था। सुबह की नमाज पढ़कर इसे नींद आ गई थी। वह दिन चढ़े तक सोती रही, यहाँ तक कि धूप ने इसे सेंध से उठकर कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कमरे में इसे नींद नहीं आ सकी। मुशर्रे ने अंदर झांका और इसे छत की कड़ियों को घूरते देखकर कहने लगी, अब उठकर नाश्ता कर लो। जी माँ जी। वो उठकर मुंह हाथ धोने चल दी। बुशरा ने अभी भी नाश्ता नहीं किया था। गम जितना भी हो, इंसान अपने जिस्म की ज़रूरियात से मुसलसल आंखें बंद करके नहीं रह सकता। इसे भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत खाने की हाजत हो रही थी। चाय के साथ इसने पराठे के चंद नवाले लिए। इसके बाद माँ के मना करने के बावजूद वह घर के कामों को जुट गई। फारिग लेटने से दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात चकराने लगते थे। 12 बजे के करीब इसे पाशा की कॉल मौसूल हुई। वो इसे घर के दरवाजे पर बुला रहा था। अंदर आए ना भैया। इसने दरवाज़ा खोलते ही अंदर आने की दावत दी। इस वक्त जल्दी में हूँ, बस तुम्हें ये देने आया था। इसने एक छोटा सा डब्बा तनाविश की जानिब बढ़ाया। ये क्या है? तनाविश ने डब्बा पकड़ लिया। मोबाइल फ़ोन है। मैं इसका क्या करूँगी भैया? इसने डब्बा पाशा की जानिब वापस बढ़ाया। इसमें कबीर दादा की तस्वीर और वीडियोस मैंने भर दी हैं। अगर नहीं चाहिए तो वापस रख लेता हूँ। अभी तक पाशा ने डब्बा वापस लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। शुक्रिया भैया। इसने खफीफ अंदाज में सर झुका लिया। पाशा ने कार में बैठते हुए पूछा, तो माँ जी से मशवरा लिया? हाँ, पूछ लिया था। थोड़ी देर तक अम्मी जान मौलवी साहब से मशवरा करने जाएंगी। मैं इंशाल्लाह रात को कॉल करके बता दूंगी। और पाशा हाथ लहराते हुए रुखसत हो गया। वो कमरे की तरफ बढ़ गई। कौन था बेटी? आयशा गुस्लखाने में बैठी कपड़े धो रही थी। वहीं से इसने आवाज़ दी। पाशा भाई थे माँ जी, जाने के बारे में पूछने आए थे। वो रुके बगैर कमरे में घुस गई। चारपाई पर बैठकर इसने सूरज से डब्बा खोला और कीमती सेलफोन बाहर निकाल लिया। अगले चंद सेकंड में वो कबीर दादा की तस्वीर देख रही थी। इसमें कबीर दादा की वर्जिश और तरबियत वगैरह की काफ़ी वीडियोस पाशा ने भर दी थी। वो बारी बारी तमाम को देखती रही। किसी में कबीर दादा पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था, किसी में खाली हाथ लड़ाई के मुख्तलिफ पोज बना रहा था। एक वीडियो में कबीर दादा इसे एक लंबे तिरंगे और मोटे ताज़े हबशी देवनुमा शख्स के साथ भी नजर आया। इसके सामने कबीर दादा भी छोटा बच्चा नजर आ रहा था और इससे बातें करते हुए कबीर दादा का लहजा काफ़ी मुअद्दबाना लगा था इसे। आयशा ने अंदर दाखिल होते हुए पूछ लिया, वाह जी, ये मोबाइल कब खरीद लिया? अभी पाशा भाई देकर गए हैं। तुमने तो कहा था इनसे कोई तोहफा वगैरह नहीं लोगी। माँ ने इसे मतऊन किया। इनमें इसमें इनकी तस्वीर है माँ जी। तो क्या?
तो ये कि मुझे अपने भैया ने दिया है। इसने ईयरफोन कानों में लगाते हुए गोया ऐलान किया था कि वो माँ की मज़ीद नसीहत नहीं सुनना चाहती। आयशा हंसते हुए बाहर निकल गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर माँ ने पूछा, बेटी मौलवी साहब के घर चलोगी? आप हो आए माँ जी, मैं शायद मौलवी साहब का सामना ना कर पाऊँ। नमाज़ पढ़कर वो दोबारा मोबाइल फ़ोन लेकर बैठी थी। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम दरवाज़ा कुंडी कर दो। वो सर हिलाते हुए माँ के पीछे बढ़ गई। माँ के बाहर निकलते ही इसने दरवाज़ा कुंडी किया और फिर चारपाई पर आन लेटी। अपनी दस्तरस और नज़रों से दूर कबीर दादा को चंद इंच के फासले पर मुसलसल देखना इसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर इस मोबाइल फ़ोन में कबीर दादा की तस्वीर और वीडियोज़ ना होती तो इसने कभी भी पाशा से सेल फ़ोन नहीं लेना था। लेकिन कबीर दादा की तस्वीर और वीडियोज़ के बाद वो सेल फ़ोन इसके लिए नहायत कीमती हो गया था। जाने कितने गिले शिकवे थे जो वो इसकी तस्वीर से कर चुकी थी। दर्जनों तस्वीर में सिर्फ एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें वो हंस रहा था, और वही तस्वीर इसकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर पर इसने अब वही तस्वीर लगा दी थी। वो अल्लाह पाक करे हमेशा यूं ही हंसते रहो। हज़ारों लाखों शिकवों के बावजूद बेईमान दिल से दुआएं ही निकल रही थीं। असर की अज़ान इसके कानों में पड़ी। वो सेल फोन चार्जिंग पर लगाकर वज़ू करने चल दी। नमाज़ पढ़कर वो दुआ के लिए हाथ उठाने लगी थी कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। आई माँ जी। दुआ मांगना वापसी पर मुखर करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कुंडी खोलते हुए इसकी ज़बान चल रही थी। इतनी देर लगा दी, और फिर जो ही इसने दरवाजे का पट खोला, अचानक दो आदमी अंदर घुस आए। कौन हो तुम? क्या बात है? वो घबराते हुए हिकलाई। खामोश। एक आदमी ने इसे डांटते हुए इसके होंठों पर हाथ रख दिया। इसने तड़क पर इसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर नाजुक लड़की में इतनी हिम्मत मफकूद थी कि एक मर्द का मुकाबला कर पाती। दूसरे आदमी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और जेब से टीका निकालकर इसकी सुई बेदर्दी से तनावश के बाजू में घूम दी। वो ऊँ ऊँ करके दूसरे की गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करती रही, मगर इसे कामयाबी नहीं हुई थी। टीका लग जाने के बाद भी इसने तनावश पर अपनी गिरफ्त हल्की नहीं की थी। वो अपने साथी से पूछ रहा था, कितनी देर में असर शुरू हो जाएगा? बस 4-5 मिनट में। तनावश की मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता बदम बढ़ती जा रही थी। इसकी आंखों के सामने मंजर धुंधलाने लगे थे। वो अपनी सोच को भी मरतकज़ नहीं कर पा रही थी। शायद इसकी यादाश्त ख़त्म हो गई थी। वो माहौल, वो बदमाश, वो कबीर दादा की जुदाई और अपना आप तक भूलने लगा था, मगर वो मुकम्मल बेहोश नहीं हुई थी। अब इसे अपने अज़ाब पर इख्तियार नहीं हो रहा था। इसे शिद्दत से किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। काम हो गया शाकिर। टीका लगाने वाला अपने साथी को मुखातिब हुआ, और शाकिर ने एकदम तनाविश को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो लहरा कर गिरने लगी थी कि टीका लगाने वाला इसे थामते हुए शाकिर पर गिराया। बेवकूफ़, बगैर सहारे के ये गिर जाएगी। सॉरी यार, इसने नदामत ज़ाहिर की। तनावश का सर किसी नए शराबी की तरह घूम रहा था। इसने खुद को थामने वाले के कंधे पर सर रख दिया। इसके होंठों पर खूबसूरत मुस्कान उभर आई थी। चलो। वो तनावश को थामकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। यूं लग रहा था जैसे वो किसी बीमार को सहारा देकर जा रहा हो। शाकिर ने जल्दी से अकबी का नशिस्त का दरवाज़ा खोला। वो तनावश को आराम से अकबी सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि शाकिर तनावश के साथ बैठकर इसे सहारा देने लगा। घर का दरवाज़ा उन्होंने बाहर से बंद कर दिया था। गली में कोई खास आमदोरफ्त नहीं थी। जो दो राहगीर गुजर रहे थे, उन्होंने भी इनकी कार्रवाई को शक की नज़रों से नहीं देखा था। शाकिर के साथी ने कार आगे बढ़ा दी। यार नईम, ये कोई ज़्यादा ही खूबसूरत और पुरकशिश नहीं है? शाकिर ने बेख्तियार तनावश के हसन का कसीदा पढ़ा। तो नईम ने अगबी शीशे पर नज़र दौड़ाकर तंज़ी अंदाज में पूछा। शाकिर नदीदेपन से बोला, बहती गंगा में अगर हम भी हाथ धो लें तो किसी का क्या बिगड़ेगा? नईम के लबों पर बेख्तियार गाली उभरी। उल्लू के पट्टे, जानते भी हो ये किसकी मंजूर नज़र है? वो नईम की गाली को नज़रअंदाज करते हुए बोला, मेरी बला से यार, जब अगवा कर लिया है तो इसके बाद बाकी क्या रह जाता है? बाकी ये रह जाता है खोते के सर कि ये कबीर दादा की रखेल है, और अगर इसे भिनक भी पड़ गई कि हमने इसकी रखेल के बारे में ऐसा सोचा भी था, तो यकीनन हम कराची के किसी कोने में तो इस दरिंदे से पनाह नहीं मिलेगी। मगर तुमने पहले ये बात नहीं बताई। शाकिर खुद पर लदी जाने वाली तनाव से एकदम दूर हो गया था। इससे पहले तो वो इसे किसी की महबूबा की तरह संभाले बैठा था। नईम हंसा। फिर तुमने मेरे साथ कब आना था? शाकिर मिनमिनाया। यार तुमने बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। नईम इसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो, हम कम से कम वक्त से इसे मतलूबा मुकाम तक पहुंचाकर दरमियान से हट जाएंगे। फिर कभी दादा जाने और उसकी छमक चलो को अगवा करने वाले किराए वाले जाने। वैसे किसने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि इस ऐसी लड़के पर हाथ डाल दिया? वो भी झूठ, कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, फांसी हद छठ है। यार सांडों की लड़ाई में हम रगड़े जाएंगे। इतने बड़े बड़े गुंडों का नाम सुनकर शाकिर की हालत गैर होती जा रही थी। यार ठीक 15 से 20 मिनट बाद हम इस लड़की को एक कोठी में छोड़कर रुखसत हो जाएंगे। बाद में फांसी हद छठ जाने, और कभी दादा हमें इन सांडों की लड़ाई से कुछ नहीं लेना। कार थोड़ा तेज चलाओ ना। शाकिर इस अंदाज में तनावे से दूर हो रहा था जैसे वो छूत की मरीजा हो। सोने दो ना, क्या कर रहे हो? तनावश ने खमार आलू आवाज़ में बड़बड़ाकर शाकिर कंधों पर सर रख दिया, मगर इसकी आंखें खुली थी और होंठों पर खूबसूरत मुस्कान छाई हो रही थी। शाकिर ने पूछा, टीके का असर कितनी देर तक रहेगा? 3-4 घंटे बाद ही इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता संभलेगी, मगर मदहोशी के दौरान इसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा इसे बाद में भी याद रहेगा। नईम ने तफसीली जवाब दिया। बेड़ा गर्क। शाकिर एकदम कार के दरवाजे की तरफ सिमटा और तनावश सीट पर अड़ी तिरछी लेटी रह गई। इसकी तेज़ी देखते हुए नईम कहका लगाकर हंस पड़ा था। जलील आदमी, इसलिए इस
मुसीबत को संभालने का काम मेरे ज़िम्मा छोड़ दिया है, हालांकि तुमसे अच्छा ड्राइवर हूँ। तो तुम चस्के ना लो ना, इंसानों के बच्चों की तरह इसे संभालो। नईम ने इसे लताड़ा। भाड़ में गया संभालना, सोने दो ना, नींद आ रही है, करीब आओ ना। तनाविश मदहोशी भरे अंदाज में बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर बाद ही वो एक पोश इलाके में दाखिल हुए। एक छोटी सी मगर खूबसूरत और उम्दा तामीर के नमूने पर बनाई गई कोठी के सामने नईम ने कार रोक दी। हार्न के जवाब में एक चौकीदार ने बाहर झांका। नईम ने खिड़की से सर निकाल कर कहा, शकील साहब को कहीं माल पहुंच गया है। चौकीदार बगैर कुछ कहे गायब हो गया। अगले ही लम्हे इसने दरवाज़ा खोल दिया था। यकीनन इससे पहले से हिदायत कर दी गई थी। नईम कार अंदर ले गया। अंदरूनी इमारत के सामने काली पतलून और सफ़ेद कमीज में मलबूस एक अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। नईम ने कार इसके सामने जाकर रोक दी। वो इसका मतलूबा आदमी शकील था। ले आए हो? इसने कार के रुकते ही नीचे झुककर रकबी नशिस्त की तरफ नजर दौड़ाई। जी सर, नईम खुशदिली से कहते हुए नीचे उतर गया। बहुत खूब, शकील ने सराहने के अंदाज में सर हिलाया। अब इसे अंदर ले आओ। जी ठीक है। नईम ने कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर तनावश के बाजू से थामकर नीचे उतारा और सहारा देकर कोठी के अंदर की जानिब बढ़ गया। शाकिर ने इसका हाथ बटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। इसके अंदर उठने वाली गलीज ख्वाहिश कबीर दादा का नाम सुनते ही झाग की तरह बैठ गई थी। तनावश की सूरत बकौल शायर ऐसी थी कि देखने की चीज़ है, इसे बार बार देख। मगर शाकिर के देखने की ख्वाहिश पर भी कबीर दादा की हैबत सवार थी। वैसा ही पर पुररोब और हैबतनाक था। बड़े बड़े गुंडे इसका नाम सुनकर कांपना शुरू हो जाया करते थे। शाकिर गरीब तो किसी शुमार में ही नहीं था। नईम की तसल्ली देने के बावजूद अभी तक इसका दिल किसी अनजान अंदेशे से लरज़ रहा था। नईम शकील की रहनुमाई में तनावश को लेकर एक खूबसूरत और पुरतश ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। कमरे के वस्त में पड़े हुए जहाजी साइज़ के खूबसूरत गोल बेड पर इसे लिटाकर वो शकील की तरफ मुतवज्जा हुआ। सर, हमारा काम पूरा हुआ। बिल्कुल, शकील ने दरमियानी नोटों की एक गड्डी इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। शायद ये कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं आपको कभी ख्वाब में भी नहीं देखा सर। नईम ने हंसते हुए इससे मुसाफा किया और तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। शाकिर बड़ी बेताबी से इसका मुंतज़िर था। शकील धीरे कदमों से चलता हुआ तनाविश के करीब हो गया। कितनी हसीन और प्यारी हो तुम, और इसके गालों पर हाथ फेरने लगा। तनाविश मदहोशी की कैफियत में पड़ी थी। होंठों पर तबस्सुम बिखेरते हुए वह खिलाफ में तकती रही। अगर तुम इस दरिंदे की रखेल ना होती तो मैं कभी भी इस मौके को ज़ाया ना करता, मगर सच कहूँ तो मुझे जान बहुत प्यारी है। तनाविश के सर से दुपट्टा उतारते हुए उसने कलामी की। तनावश के काले स्याह बाल काले ही रंग के परांदे में जकड़े हुए थे। शकील बेसाख्ता बोला, जैसे इस परांदे की जुरत नहीं कि इन बालों से खुद को आज़ाद करा पाए, यूं ही तुम्हें देखने वाला तुम्हारी खूबसूरत के सहर से खुद आज़ाद नहीं करा सकता होगा। हकीकत में जितना सुना तो तुम इससे कुछ ज़्यादा ही प्यारी हो, और फांसी साहब अगर मरने से पहले तुम्हें हासिल कर लेता है तो यकीनन ये घाटे का सौदा नहीं है। ये कहते हुए इसके हाथ हरकत करते रहे। इसने आहिस्ता आहिस्ता तनावश की जिस्म से सारा लिबास अलहदा कर दिया। वो शर्म हया वाली कभी गैर मर्दों के सामने सर के बाल खोलने पर तैयार नहीं होती थी। इस वक्त ऐसी हालत में पड़ी थी कि कपड़े का तार भी इसके बदन पर मौजूद नहीं था। अगर वो होश में होती तो यकीनन इस हालत पर मौत को तरजीह देती। शकील ज़्यादा देर अक्लो खुर्द से बेगाना करने वाले नज़ारे किताब नहीं ला सका था। इसने फ़ौरन एक खूबसूरत पेंटीकोट इसे पहनाया और बेकाबू होती सांसों को संभालते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गया। शराब की 2 भरी बोतलें निकालकर इसने एक में शीशे का आधा गिलास भरकर तपाई पर रखा, थोड़ी सी शराब तनाविश के चेहरे पर छिड़काई और बकिया की दोनों बोतलें बैतुल खला में जाकर खाली कर दी। खाली बोतलों को आध भरे गिलास के साथ तिपाई पर रखकर वो बाहर निकल आया। अगले ही लम्हे वो एसपी ज़मीर हुसैन को तनाविश के पहुंच जाने की बाबत इत्तला दे रहा था। बहुत खूब शकील साहब, एसपी तहसीन हमें लहजे में बोला, फसीउद्दीन के वहाँ आते ही गायब हो जाना। इसके बाद तुम्हारा काम बस इतना रह जाएगा, कबीर दादा का खैर ख्वाह बनते हुए इसे कॉल करना होगी, और जब वो अपना काम कर गुजरे तो मुझे मतला कर देना। बेझिझकते इसे अपने बारे में बता देना। यकीनन कबीर दादा तुम्हारे इस काम से खुश होगा। कबीर दादा को खबरदार करने के बाद मुझे ज़रूर मतला करना। बाकी फसीउद्दीन के खात्मे के बाद तैमूर अली गैंग का सरबराह और इसके दरस्ते राज तुम होगे, फिक्र ना करो। तैमूर अली से मेरी बातचीत हो चुकी है। कबीर दादा भी तुम्हारी सिफारिश ज़रूर करेगा। शुक्रिया सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं जिगर, फांसी के साथ मेरा भी कोई उधार फंसा था, इसमें तुम्हारा फ़ायदा नजर आया तो तुम्हें भी साथ शामिल कर दिया। ये दुनिया का कानून है भाई कि कुछ ले दे के असूल पर काम चलता रहा है, और मेरा बदला लेने की ख्वाहिश में इस सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें पहुँच रहा है। ज़रा सी मेहनत और कोशिश से तुम एसपी ज़मीर हुसैन और कबीर दादा जैसे आदमी पर एहसान करने वाले बन जाओगे। मैं तुम्हें कानून की गिरफ्त में आने से महफूज रखूंगा, तो कबीर दादा किसी गुंडे को तुम्हारी तरफ टेढ़ी निगाह से नहीं देखने देगा। इसके साथ हमारी तरफ से जो नकद इनाम मिलेगा वो बोनस में है। वो अक्लमंदी से बोला, सर मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और मैंने खूब सोच समझ कर ही आपका साथ देने का फैसला किया था। शाबाश, और मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना कि जुर्म की दुनिया में कोई भी काम करते वक्त हमेशा अपना फ़ायदा नज़र रखना, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी अपनी ज़ात है, इसके बाद किसी और का नंबर आता है, चाहे मेरे साथ ही क्यों ना वास्ता पड़े। एसपी ने चिकनी चुपड़ी बातों से इसे मजीद शह दी। वो खुशामदाना लहजे में बोला, सर आप तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आइंदा ऐसी पागलों वाली बात ना करना। बेवकूफ़ आदमी, पहले मैंने अपना फ़ायदा सोचा है, इसके बाद तुम्हारा नंबर आया है। तुम भी पहले अपना फ़ायदा सोचना। हाँ, इसके बाद अगर मेरे लिए कोई गुंजाइश कर सको तो मुझे भी इस काम में पीछे नहीं पाओगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर, खुदा हाफिज़ करके एसपी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। शकील खुद को फसीउद्दीन के गैंग का नंबर डोबना देख रहा था। कबीर दादा की हमदर्दी हासिल करने के
बाद ये तो मुमकिन ही नहीं था कि तैमूर अली या कोई दूसरा तीसरा इसकी राह में रुकावट डालता। वो दिल ही दिल में खुद को शाबाश देने लगा कि एसपी ज़मीर हुसैन के मशवरे पर इस काम में हाथ डालने पर आमादा हो गया था। ठीक 8 बजे फसीउद्दीन को अपने खास आदमी शकील की कॉल मौसूल हुई। सर, माल काफ़ी देर का पहुंचा हुआ है और आज तो कशमाला बेगम ने बड़ी खास चीज़ भेजी है। अच्छा? फसीउद्दीन ने दिलचस्पी से पूछा। क्या पिछली दफ़ा वाली से ज़्यादा खूबसूरत है? शकील ने एसपी के सिखाए हुए अल्फाज दोहराए। सर, आज तक ऐसी नहीं आई। खूबसूरत, पुरकशिश और कम उम्र, बस 2 छोटी छोटी खामियां। एक बिला की मेनोश लगती है कि जिस वक्त से पहुंची है एक बोतल खाली करके दूसरे को जुड़ी है, और दूसरा तरह बेबाक है। आते ही लिबास उतार कर फक्त पेंटी कोट में लेटी है, गोरे बदन पर काला पेंटी कोट। यकीन माने अगर आपका डर ना होता तो मुझसे ज़रूर कोई गुस्ताखी हो गई होती। हाँ हाँ हाँ, फसीउद्दीन ने बेहंगम कहका लगाया। अजीब बात कर रहे हो यार, कमसन भी, बिलाग की मैनोश भी और बेबाक भी। बहरहाल मेरी नज़र में ये खूबियाँ हैं। गुस्ताखी कैसी कल तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शुक्रिया सर, खुशी हुई। और आप किस वक्त पहुंच रहे हैं? मैंने ज़रा काम से जाना था। फसीउद्दीन ने कहा, मैं बस तुम्हारी तरफ निकल ही रहा हूँ। आज मसरूफियात की वजह से थोड़ी देर हो गई थी, वरना वो 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाया करता है। शकील की मैं मुंतज़िर हूँ सर सुनकर इसने रब्ता मुनक़ता कर दिया। खूबसूरत, कमसन और पुरकशिश के अल्फाज ने इसकी इश्तहा बढ़ा दी थी। पहले भी कशमाला इसके पास कई गुजरी लड़कियाँ नहीं भेजा करती थी, मगर शकील ने भी कभी किसी की तारीफ नहीं की थी। आज तो इसने खुसूसी तौर पर लड़की की खूबसूरती का जिक्र किया था। एक बार तो इसका जी चाहा कि कशमाला से बात करके इसका शुक्रिया अदा कर दे, मगर फिर इसने ये काम इस लड़की से मुलाकात तक मौखर कर दिया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज़ रफ्तारी से मखसूस कोठी की तरफ उड़ी जा रही थी। शकील इसे दरवाजे के करीब ही मुंतज़िर मिला था। सर, आपके मुंह से इसकी तारीफ कल सुन लूँगा, इस वक्त इजाज़त दें। ठीक है, तुम जाओ। वो धड़कते दिल से मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया। इसके दोनों मुहाफिज चौकीदार के साथ ही रुक गए थे। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही इसकी नज़र पुरतश बेड की तरफ उठी, जिस पर वो कताला आलम लेटी थी। आंखों में खुमार, होंठों पर मुस्कान, मुख्तसर पेंटीकोट से छलकता संगमरमर सा शफाफ बदन। एक दफ़ा तो लरज़ कर रह गया था। क्या बात है कशमाला बेगम, तुम इनाम की हकदार ठहरी, और तुम भी बेबी। कम अज़ कम 1 साल तक तो तुम्हारी खिदमत मेरे हवाले ही रहेंगी। तनाविश खुमार आलूद नज़रों से घूरती रह गई। शायद कुछ ज़्यादा ही चढ़ा गई हो। वैस्की की 2 खाली बोतलों को देखते हुए मुस्कुराया। बहरहाल 10-15 मिनट तक संभल सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मदहोशी में भी काबिल कबूल है। इसका गाल थपथपाता हुआ वो गुज़रखाने में घुस गया। नहाते हुए वो बेसाख्ता गुनगुना रहा था। नहाकर वो हल्के फुल्के कपड़े पहनकर बाहर निकल आया। पर हवस नज़रों से तनाविश के खुशनुमा बदन को देखते इसने घंटी बजाई। कोठी की सफाई और झाड़ पूंछ के लिए इसने मुस्तकिल मुलाजमा रखी हुई थी। वही इसे रात का खाना और सुबह सवेरे नाश्ता वगैरह पेश करती थी। इसे फसीउद्दीन के पसंदीदा पकवान और वहाँ आने के औकात वगैरह का अच्छी तरह पता था कि बरसों से वहाँ नौकरी कर रही थी। घंटी के जवाब में वो चंद मिनट बाद ही गर्मा गर्म खाने के हमरा अंदर दाखिल हुई। देसी घी में तले कीमा भरे कबाब, नमकीन गोश्त और रोस्ट देसी मुर्ग इस रात की मखसूस खुराक होते। मीठे में उम्दा किस्म की खीर जिसमें पिसे हुए बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह शामिल होते थे। खाने के बर्तन शीशे की मेज़ पर सजाकर मुलाजमा अलमारी की तरफ बढ़ी और वहाँ से विस्की की सरबमहर बोतल निकालकर इसके सामने रखते हुए बाहर निकल गई। आ जाओ बेबी, इसने प्यार भरे अंदाज में तनाविश को पुकारा, मगर वो टस से मस न हुई। खफा हो जाने मन, इतने नखरे किस लिए? इसकी बकवास जारी रही। 3-4 दफ़ा पुकारने के बाद भी जब वो करीब न आई तो वो कंधे झुकाते हुए खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। खाने खाते हुए भी इसकी पुरवस निगाहें तनाविश पर गड़ी रहीं। खाना खाकर इसने मुलाजमा को बुलाने के लिए घंटी बजाई। वो दरवाजे ही पर मौजूद थी। चिराग के जिनकी तरफ फ़ौरन नमूदार हुई। जहाँ तक फसीउद्दीन रात के शुगल में मसरूफ़ नहीं होता था, वो यूं ही दरवाजे पर मौजूद रहती। वो बर्तन समेटने को बढ़ी। पहले एक गिलास में खालिस लीमू निचोड़ कर ले आओ, हमारी खूबसूरत मेहमान कुछ ज़्यादा ही चढ़ा गई हैं। वो जी साहब कहकर वापस मुड़ गई। फसीउद्दीन जल्दी जल्दी अपना गिलास ख़त्म करने लगा। वो हमेशा ऐसी कोई जल्दी नहीं हुआ करती कि इसके पास पूरी रात का वक्त होता था, लेकिन न जाने इस लड़की में ऐसी कौन सी कशिश थी कि वो जल्द अज जल्द इसके करीब जाना चाहता था। मुलाजमा जल्द ही लीमू निचोड़ कर ले आई। पिलाओ इसे। वो बोतल इसे आखिरी गिलास भरने लगा। मुलाजमा ने सारा देकर तनाविश को उठाया और उसके मुंह से गिलास लगा दिया। निचोड़े हुए लीमू पीने से पहले इसकी आंखों में होशमंदी की चमक उभरना शुरू हो गई थी। शायद दवाई का असर खत्म होना शुरू हो गया था। खट्टे पानी ने इसके दिमाग पर छाए हुए खमार को कम करने में और भी तेजी दिखाई थी। मुलाजमा के बर्तन समेट कर निकलने तक इसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। इसे यूं लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। बार बार सर को झटकते हुए वो नींद को भगाने की कोशिश में लग गई। फसीउद्दीन आखिरी गिलास मैदे में ढेलकर मस्ती से लहराता हुआ इसकी तरफ बढ़ा, और शराब की बोतल से ज्यादा नशा तो इसे देखकर चढ़ रहा था। इसका हाथ थामते हुए साथ जुड़कर बैठ गया। यकीन नहीं आता कोई इतनी लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। तुम आज तक कहाँ छुपी थी? आहिस्ता आहिस्ता शोर की तरफ आती तनाविश को इसके हाथ का लम्स नागवार महसूस हुआ। इसने कमजोरी से अपना मुलायम हाथ इसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की। क्या हुआ जाने मन, इतना एराज किस लिए? फसीउद्दीन ने एकदम इसे अपने आगोश में समेटा। छोड़ो मुझे। दोनों हाथ इसके छाती पर रखते हुए इसने फसीउद्दीन को दूर धकेला और इस कोशिश में एक जानब गिर पड़ी। नशा नहीं उतरा मेरी जान। फसीउद्दीन इसकी हालत से लुत्फानंदोज होने लगा। दवाई का असर काफी हद तक उतर गया था। वो सीधी होकर फसीउद्दीन की तरफ मुतवज्जह हुई। मम्मा, मैं कहाँ हूँ? इसके
उसके लहजे में वहशत भरी थी। फसीउद्दीन ने कहकर लगाया, अरे इतनी जल्दी भूल गई हो, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। कहा, कौन हो तुम, मैं यहाँ कैसे? वो बेख्तियार बैठ के दूसरे कोने की तरफ खिसकी और इसी वक्त इसकी नज़र अपने जिस्म पर पड़ी। कहा, कपड़े, मेरे कपड़े। वो वहशत अंदाज में सिमट गई। पहने तो हुए हैं। वो फसीउद्दीन ने इसके नाकाफी लिबास की जानिब इशारा किया। वो इसकी हालत से लुत्फ ले रहा था क्योंकि इसने इसके तई वो नशे में थी। इसी वक्त तनाविश की नज़र तकिए के साथ पड़े अपने लिबास पर पड़ी। इसने झपट कर कपड़े उठा लिए। जाने मन अभी पहनने नहीं, उतारने का वक्त है। फसीउद्दीन इसे पुचकारते हुए कपड़े इसके हाथ से लेने लगा। छोड़ो मेरे कपड़े, जलील कमीने, कौन हो तुम, छोड़ो। वो मुकम्मल होश में आ गई थी और खुद को इस हालत में देखकर हवास बाख्ता हो रही थी। अरे तुम तो काट खाने को दौड़ रही हो और मेरे पास वक्त तो काफ़ी है, मगर इतना सब्र नहीं है कि तुम्हारे नशा ख़त्म होने को इंतजार करूँ। इसने एकदम आगे बढ़कर इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर इसे धक्का देकर तनाविश बेड से नीचे उतर गई। तुमने ज़रूर वर्जिश करवानी है जाने मन। वो भी जहराना अंदाज में बेड से उतर गया था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। तनाविश गड़गड़ाने लगी। परेशान क्यों होती हो जाने मन, कोई पहली बार तो नहीं है कि तुम्हें डर लगे, तुम्हारा तो कारोबार ही यही है। तनाविश एकदम दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर फसीउद्दीन ने छलांग लगाकर इसे पकड़ लिया। वो नहीं चाहता था कि वो इसके मुहाफिज वो तमाशा देखें। इसे धक्का देकर बेड पर गिराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। शायद तुम्हें ज़बरदस्ती ही में मज़ा आता है, पुरहवस लहजे में कहते हुए इसकी तरफ बढ़ा। खुदा के लिए छोड़ दो। तनाविश ने इसके सामने हाथ बांध लिए थे और फिर वसीउद्दीन को बेनियाजी से अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो चिल्लाई, बचाओ, कोई है? मैं हूं ना। इसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर इसकी तरफ बढ़ता गया। कबीर, आ जाओ ना कबीर। इसके दिल ने शिद्दत से कबीर दादा को याद किया। तुमने वादा किया था ना मेरी हिफाजत का, कहाँ हो? आ जाओ ना। देखो मेरी खातिर नहीं, अपनी अना और ज़ुबान की पासदारी के लिए ही आ जाओ। अल्लाह पाक मेरे कबीर को मेरी हालत की खबर तो दे दे। या अल्लाह इसे मेरी निजात का वसीला बनाकर भेज दे। या अल्लाह इसे बता तो दे कि इसके धुतकारने पर मैं किस तरह भेड़ियों की जंगल में फंस गई हूँ। कहते हैं मुश्किल घड़ी में अल्लाह पाक याद आता है और फिर वो शख्स याद आता है जिससे इंसान हद मोहब्बत करता है। वो भी अल्लाह पाक से कबीर दादा को वहाँ लाने की दुआएं मांग रही थी और वो मनाजात के साथ इसकी हरकत भी नहीं कर रुकी थी। वो बेड के दूसरी जानब उतर गई। वसीउद्दीन बेड से घूमकर इसकी तरफ बढ़ा और वो भाग कर दूसरी जानब घूम गई। वो होंठों पर जबान फेरता हुआ बोला, उफ, तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मुझे चूहे बिल्ली के इस खेल में बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं अल्लाह का वास्ता, सोने रसूल का वास्ता, मुझे जाने दो। इसने एक मरतबा फिर दुहाई दी। ये कहते हुए कोशिश करके फिर दरवाजे की जानिब भागी। फसीउद्दीन ने 2 छलांगों में इसे जा लिया था। अब पकड़ी गई हो और खेल शुरू। फसीउद्दीन ने इसे दोनों बाजों से पकड़ा। छोड़ो मुझे, जलील कमीने, बचाओ, बचाओ। मचल कर इसने जान छुड़ाने के साथ वो ज़बान से चीखना भी शुरू हो गई थी, मगर फसीउद्दीन का इस भाग दौड़ से दिल भर चुका था। मचलती हसीना को अपनी जानिब खींचते हुए वो मकरूह लहजे में बोला, अब बस भी करो ना जाने मन, इतनी बेरुखियां भी अच्छी नहीं होती। तनाविश के गिड़गिड़ाने, चीखने चिल्लाने और इसे बुरा भला कहने की वो मुतल्लिक परवाह नहीं कर रहा था। खुदा के लिए छोड़ दो, मुझे जाने दो, माफ़ी दे दो। तनाविश ने दोनों हाथ इसके सामने बांध दिए थे। जाने मन, तुम छोड़ने की चीज़ तो नहीं हो, इसने पुरहवस लहजे में कहते हुए इसे अपनी जानिब खींचा। तनाविश ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली थी। इसकी बदबख्ती और बदनसीबी पर फसीउद्दीन की हवस की मोहर साबित होने में कोई शुबा बकाया नहीं था। इसने सारा दिन घर ही पर गुजारा था। राहत खाला ने नाश्ते और दोपहर वगैरह के खाने की बाबत पूछा था, मगर इसने इनकार कर दिया था। कमरे की अबतर हालत देखकर इसने सामान समेटने की कोशिश पर वो गुस्से और बेजारी भरे लहजे में बोला, राहत खाला, रहने दो साहब जी। इसने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे। खाला ने नाश्ते और दोपहर के खाने की बाबत के बारे में पूछा, मगर इसने इनकार कर दिया। कमरे की अबतर हालत देखकर इसने सामान समेटने की कोशिश पर वो गुस्से और बेजारी भरे लहजे में बोला, राहत खाला, रहने दो साहब जी। इसके कुछ कहने के लिए लब खोलने कह दिया ना। कदर कलामी करते हुए इसने राहत खाला को कमरे से चले जाने का इशारा किया और सर झुकाते हुए बाहर निकल गई। नहीं है ज़रूरत तरतीब की, मेरा कमरा ऐसा ही रहेगा, किसी को ज़रूरत नहीं मेरा ख्याल रखने की। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, सुन रही हो ना, मुझे तुमसे नफ़रत है, बेहद नफ़रत। मोबाइल स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो लाते हुए वो बेरहम बातें मुंह से निकालता रहा। अब तुम्हारी कॉल बिल्कुल भी वसूल नहीं करूँगा, तुम्हारे कपड़े भी फेंक दूंगा। जीन्स के पतलून और फूलदार कमीज़ इसने अपने साथ बेड ही रखी हुई थी। तुम्हारी सारी तस्वीर अपने मोबाइल फ़ोन से मिटा दूंगा। तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम कबीर अली खान है और लोग मुझे कबीर दादा कहते हैं। कबीर दादा को किसी की परवाह नहीं, किसी की भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं। तनावश की गनगनाती हंसी इसके कानों में गूंजी। हंस लो, मगर मैं तुम्हें भुला कर दिखाऊंगा। कबीर दादा ने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की। कबीर दादा हारना नहीं जानता। अगर तुम समझती हो कि तुम्हारे दरवाजे पर मोहब्बत की भीख मांगने आऊंगा तो भूल है। तुम्हारी कबीर दादा को झुकना नहीं आता और तुम जैसे 2 टके की छोकरी के लिए मैं अपने मकाम से नीचे आने का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर चुका हूँ। अगर तुम ना जाती तो 1-2 दिन बाद तुम्हें खुद ठोकर लगा देता। बस अफसोस इस बात का है कि मुझे पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था। इसके कान में तनावश की सरगोशी गूंजी। लड़की भी हूँ, दोस्त भी हूँ, महबूबा भी हूँ और बीवी भी। इतने रिश्तों के होते हुए भी मुझे नज़रअंदाज करते रहते हैं आप। खामोश, बंद करो बकवास। नहीं हो तुम मेरी दोस्त और तुम जैसी लड़की को महबूबा बनाती है मेरी जूती।
बड़ी आई कबीर दादा के दिल में जगह बनाने। मोबाइल आंखों से दूर करते हुए इसने एक तरफ रखा और आंखें बंद कर दी। हंसती मुस्कुराती तनावर झट से इसकी आंखों के सामने आ धमकी। वो कुछ गुनगुना रही थी, शायद इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। कबीर दादा के सांस बोझल होने लगे, जाने कितने घंटों से वो सो नहीं सका था। नींद में वो इसके साथ अटकेलियां करती रही। वैसे ही शोखी और शरारत भरे अंदाज में वही मोहब्बत, चाहत और खलूस से लबरेज रवैया, इसी तरह अपना आप इस पर निछावर करने के लिए तैयार, पहले की तरह इसका ख्याल रखने वाली। आंख खुलने पर इसे ख्वाबगाह में अंधेरा छाया नजर आया। जागते ही ख्वाब की खूबसूरत मनाजिर इसकी आंखों में घूम गए। कहाँ चली गई हो तनाविश, आ जाओ ना, मैं हारा और तुम जीती, बस कर दो, अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। तुम बिन तुमसे दूर और तुम्हारे अलावा नहीं रह सकता। तुम जो कहोगी वही करूँगा। तुम कहती थी कि तुम्हें चंदा गुड़िया और जानू कहूँ, आज वो यही कहूँगा। तुम मेरी गोद में लेटना चाहती थी, कसम से पूरी रात गोद में लेकर बैठा रहूँगा। मेरे साथ शॉपिंग पर जाने की ख्वाह थी, जब भी कहोगी कर जाऊँगा। मेरे हाथों से पहले नवाला खाने खाने की ख्वाहिश थी, वादा करता हूँ पूरा खाना अपने हाथ से खिलाऊंगा। मेरी शराब नौशी की आदत बुरी लगती थी, आकर आजमा लो, तुम्हारे सामने कभी नहीं पीऊंगा। साहिल समंदर पर मेरे बाजू में समा कर सैर करना चाहती थी, मैं अब भी यही चाहता हूँ, एक मौका तो दो, तुम्हें उठाकर मेलूं चलूंगा। जब कहोगी तुम काम पर नहीं जाऊंगा, जब चाहोगी होटल में जाकर खाना खाएंगे। तुम मेरा एतराफ़ सुनना चाहती थी, हर लम्हा इकरार करूंगा कि तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की गुड़िया हो, ना तुम जैसी कोई थी और ना होगी। आ जाओ ना गुड़िया, बस एक मौका दे दो। मैं सारी जातियों का अज़ाला कर दूंगा, तुम्हारे साथ बारिश में भी भीगूंगा, दोनों मिलकर चटनी और पकौड़े खाएंगे। पता नहीं कौन कौन से ख्याल इसके दिमाग में आ रहे थे। चंद लम्हे करवटें बदलने के बाद इसने बेड छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो ट्रैक सूट पहनकर जिम में दाखिल हो रहा था। 10-15 मिनट रस्सी कूद कर इसने जिस्म को गर्म किया और फिर पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाने लगा। पसीना धारों की तरह इसके चेहरे और गर्दन पर बह रहा था। मुसलसल आधा घंटा पंचिंग बैग की पिटाई करके इसने ग्लव्स उतारे और गहरे सांस लेता हुआ जिम से बाहर निकल आया। अचानक इसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उभरने वाला बगैर नाम का नंबर इसका दिल धड़का गया था। इसे लगा तनाविश का फ़ोन है। दिल ही दिल में अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार होकर इसने कॉल वसूल करने वाला बटन दबा दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं कबीर दादा से मुखातिब होने की सादत हासिल कर रहा हूँ? नामानूब सी आवाज़ ने इसके दिल में मायूसी भर दी थी। बोलें, इसके लहजे में बेजारी थी। दादा, मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ। आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपका बहुत बड़ा मुत्तकिद हूँ। आप हमेशा से मेरे हीरो रहे हैं। शुक्रिया, और मैं थोड़ा मसरूफ़ इसलिए इजाज़त चाहूँगा। कॉल ना काटना दादा, बहुत ज़रूरी बात करना है। बोलो, इसने खौफज़दा अंदाज में कहा। आपकी बीवी को फसीउद्दीन ने अगवा कर लिया और वो इस वक्त इसके अय्याशी के अड्डे पर है। क्या? एकदम इसके खून की गर्दिश तेज़ हो गई थी। और तुम मेरी बीवी को कैसे जानते हो? वो तेज़ लहजे में तफसील बताता हुआ बोला, जानता हूँ दादा, शाहजी के घर में होने वाली तकरीब में मैंने भाभी को सुर्ख रंग का दुपट्टा लपेटे हुए देखा था। बदकिस्मती से मैंने फसीउद्दीन साहब के अय्याशी के अड्डे का इंचार्ज हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले दो आदमी उन्हें लेकर मेरे पास आए थे और वो बेहोश थी। उन्हें देखते ही मैं पहचान गया और अब कोठी से बाहर निकल कर आपको कॉल कर रहा हूँ। जल्दी आएँ दादा, भाभी की इज्जत खतरे में है। फसीउद्दीन इसके साथ अकेले कमरे में मौजूद है। मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है कि इसका मुकाबला कर सकूँ। अगर ये झूठ हुआ तो? दादा, ये तहकीक का वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ आप डरने वाले नहीं हैं। मेरी गलत बयानी से शायद आपको इतना नुकसान ना हो, लेकिन मेरे सच्चे होने पर, जैसा कि मैं हूँ, अगर आपने सूरत से कदम ना किया तो शायद सारी उम्र पछताते रहें। पता बताओ। इसके लहजे में आग की सी तपिश थी। शकील ने फौरन मतलूबा कोठी का पता दोहराया था। राब्ता मुनक़ता करते हुए बाहर की तरफ भागा। अजीम, अजीम, गाड़ियाँ निकालो। मुलाजमों के क्वार्टर की तरफ भागते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था। इसके मुहाफिज इस हालत में कमरों से निकल कर बाहर भागते चले आए। गाड़ियाँ निकालो, वक्त नहीं है। वो धाड़ा। इसके ड्राइवर शहजाद ने सूरत से गिराज में खड़ी मर्सिडीज बाहर निकाली। इसके साथ वाली नशिस्त पर जगह संभालते हुए चिल्लाया, जल्दी चलो और औरंगजेब कॉलोनी में जाना है। शहजाद ने हॉर्न बजते हुए कार भगा दी। चौकीदार भी कबीर दादा की चिल्लाने की आवाज़ सुन चुका था। इसने दरवाज़ा खोलने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। इसके मुहाफिज औरंगजेब कॉलोनी का नाम सुन चुके थे। वो फौरन अपनी जीपें निकालते हुए पीछे चल पड़े। तेज़ चलो, किसी इशारे पर रुकने की ज़रूरत नहीं, बस चलते जाओ। कबीर दादा के लहजे में शामिल गुस्सा और बेसब्री से शहजाद का दिल दहला जा रहा था। वो पूरी रफ्तार से मर्सिडीज़ को भगाया गया। इनके अकब में आने वाली जीप में इम्तियाज़ बड़े यकीन से दावा कर रहा था, मैं कसम खा सकता हूँ ये नमाजन का मामला है। यार, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त वही घुसी होती है। बख्श ने इसे झिड़का। शर्त लगा लो। इम्तियाज़ ने इसे ललकारने में देर नहीं लगाई थी। भाड़ में जाओ, उसे भरे लहजे में कहता हुआ बख्श ने चुप साध ली। शहजाद बड़ी महारत से गाड़ियों को ओवरटेक करता हुआ मतलूबा सिमत में रवाना हो था। शहजाद, तेज़ चलो। गहरे सांस लेता हुआ कबीर दादा नहायत गुस्से और बेचैनी में दिखाई देता था। इसे इतना परेशान शहजाद ने पहले कभी नहीं देखा। मुसलसल 20 मिनट तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए वो औरंगजेब कॉलोनी की कुशादा सड़क पर मुड़े। वहाँ रश कम था। शहजाद ने कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी थी। ब्लॉक नंबर 3, गली नंबर 2, मकान नंबर 25A। इसने मुकम्मल पता दोहरा दिया। शहजाद ने ब्लॉक नंबर 3 की गली नंबर 2 में कार मोड़ दी। चौड़ी गली में चौथे नंबर पर इनका मतलूबा मकान था। इसने जो ही कार के गेट के सामने जाकर रोकी, मुहावजों की जीपें भी इसके पीछे पहुंच गई थी। इसी वक्त अजीम पिछली जीप से बाहर निकलकर दौड़कर इसके करीब पहुंचा। वो अजीम की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये किसका मकान है? अजीम सूरत से बोला, फसीउद्दीन का। होशियार रहना, कहकर वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी वक्त जेली खिड़की खोलकर चौकीदार बाहर निकल आया था। जी साहब, इसने पूछने के लिए लब खोले, मगर इसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले कबीर दादा का बाजू घूम चुका था। कनपट्टी पर लगने वाला मुक्का इसे सवाल जवाब की दुनिया से बहुत
बहुत दूर ले गया था। कबीर दादा फौरन अंदर दाखिल हुआ। सीमेंट की रविश पर इससे फसीउद्दीन की कार खड़ी नजर आई और इसके साथ कुर्सियां डालकर इसके दोनों मुहाफिज बैठे थे। गाड़ियों की कड़कड़ी की आवाज़ वो सुन चुके थे और इस वक्त दरवाजे ही की जानिब मुतवज्जह थे। कबीर दादा को दंदनाते हुए अंदर दाखिल होता देखकर वो चेहरों पर हैरानी भरे तासुरात सजाए खड़े हो गए थे। कबीर दादा, आप यूं कैसे? एकदम इसके करीब पहुंचने पर एक मुहाफिज ने सवाल करना चाहा, मगर कबीर दादा के पास इस वक्त सवाल जवाब और वजाहतों का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। वो एकदम उछला। एक मुहाफिज की ठोड़ी पर इसका दायां मुक्का और दूसरे की पसलियों में इसका घुटना जोरदार अंदाज में लगा। वो दोनों ओह और हाय की मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हुए ढेर हो गए थे। वो इनका अंजाम देखने के लिए रुका नहीं था। इम्तियाज़ और बख्श इसके पीछे पीछे चलते आ रहे थे। अंदरूनी इमारत में दाखिल होते ही वह ड्राइंग रूम से गुजरकर आगे बढ़ा। शायद मतलूबा कमरा ढूंढने में से थोड़ी देर लग जाती, मगर अचानक ही कमरे से के अंदर से खुदा के लिए छोड़ दो, मुझे जाने दो, माफ़ी दे दो की आवाज़ें उभरी। तनाविश की आवाज़ वो कैसे ना पहचानता। इसकी नस नस में बिजलियां भर गईं। वो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी वक्त इसके कानों में तनाविश की चीख गूंजी और दरवाजे को पाँव की ठोकर से खोलता हुआ अंदर घुसता चला गया। अंदर के मंजर ने इसके गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया। फसीउद्दीन चीखती चिल्लाती तनाविश को खींचकर गले से लगाने की कोशिश कर रहा था। तनाविश इस वक्त नाकाफी लिबास में थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फंसी एक तरफ मुतवज्जह हुआ। कबीर दादा को देखते ही इसने तनाविश को छोड़ दिया। अंदरूनी मंजर पर निगाह डालते ही इम्तियाज़ पार्टी दरवाज़ा बंद करके बाहर रुक गए थे। वह जानते थे कि फसीउद्दीन जैसे 3-4 पर भी कबीर दादा भारी था और कबीर दादा की बीवी को नाकाफी लिबास में देखकर इनका अंदर दाखिल होना लाजमन मायूब था। कबीर दादा, तुम अपनी मौत क्यों नहीं कहते? इसके लहजे में शामिल तप्श ने फसीउद्दीन को लर्जा दिया था। क्या हुआ और ये क्या बदतमीजी है? अभी तक इसकी समझ में कबीर दादा की आमद नहीं आई थी। तुमने बहुत बुरी मौत का इंतखाब कर लिया फसीउद्दीन। दांत पीसते हुए कबीर दादा का बाजू घूमा। जोरदार थप्पड़ ने फसीउद्दीन को 2 गज दूर फर्श पर उछाल दिया था। तड़प कर उठते हुए इसने कबीर दादा पर हमला कर दिया। आखिर अपनी अरफियत फांसी हद चढ़ का सबूत तो इसने देना था और ये कोशिश इससे महंगी पड़ी थी। अपने सर को चंद इंच हरकत देकर कबीर दादा ने इसका वार हवा में उड़ाया और इससे पहले कि वह अपना हाथ पीछे खींचता, इसकी कलाई पर गिरफ्त जमाते हुए कबीर दादा ने इसे खींचकर दीवार पर दे मारा। अपने दोनों हाथ सामने टेक कर फांसी ने अपना सर दीवार से लगाने से बचाया, मगर इससे पहले वो पीछे मुड़ पाता कबीर दादा की जोरदार ठोकर इसके कंधों के पीछे लग गई। इस मर्तबा वो अपना सर दीवार से लगने से नहीं बचा पाया। इसके माथे से बेख्तियार खून बहने लगा। धाड़ मारते हुए वो पीछे मुड़ा और एक बार फिर कबीर दादा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मगर कबीर दादा इस वक्त छलावा बना हुआ था। अपनी जाने हयात की बेहरमती से कहाँ हजम हो सकती थी। फांसी के हमले को नाकाम बनाते हुए कबीर दादा ने इसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा और बाजू की सीधा होते ही इसकी हथेली का अंदरूनी हिस्सा जोरदार अंदाज में फांसी के कहनी के जोर से टकराया। कटाक की आवाज़ के साथ फांसी के मुंह से जोरदार चीख बरामद हुई। इसका बाजू कोहनी के जोर से टूट गया था। इसकी चीख से बेपरवाह कबीर दादा ने इसके दूसरे बाजू को पकड़कर मरोड़ा। वो बेख्तियार उल्टा घूम गया था। इसकी पीठ पर दाएं लात टेकते हुए कबीर दादा ने इसके बाजू को पीछे खींचा। इस मर्तबा फांसी हाथ चढ़ के मुंह से पहले से भी जोरदार चीख निकली थी। इसके दूसरे बाजू का जोड़ कंधे से निकल गया था। इसका जिस्म दर्द और तकलीफ की शिद्दत से मुसलसल कांप रहा था। कबीर दादा इसकी हैसियत से बेपरवाह अपने काम में लगा हुआ था। इसके कानों में तो बस अपनी तनावश की चीख और गिड़गिड़ाना ही गूंज रहा था। फांसी को गर्दन से पकड़कर इसने एक ही हाथ से ऊपर उठा लिया था। इसके दोनों बाजू बेहंगम अंदाज में दाएं बाएं लटक रहे थे। कबीर दादा, तुमने अच्छा नहीं किया। फांसी के होंठों से खरखराती आवाज़ निकली। जानते हो तुमने किसको छूने की कोशिश की है? कबीर दादा की इज्जत को। फसीउद्दीन, तुम जीने का हक तो इसी वक्त खो चुके थे जब तुमने मेरी बीवी के बारे में गलत सोचा था, लेकिन तुम्हारी जुर्रत है कि इसने इस हाल तक ले आए, इसे बेलिबास कर दिया। ये कहते ही कबीर दादा ने दूसरे हाथ की 2 उंगलियां सीधे करके अकड़ाते हुए एकदम फसीउद्दीन की आंखों में घुसेड़ दी थी। इसके मुंह से खरखराती हुई चीख बरामद हुई और कबीर दादा ने इसके गले पर दबाव बढ़ा दिया। इसके पाँव जोर जोर से हिलने लगे थे और फिर वो साकित हो गया। चंद लम्हे बाद एक लम्बे बस हवाजादी की चीखों और आवाजारी से लज्जत कशीद होने वाला इबरतनाक अंजाम से 2-4 हो गया था। इसका सांस निकलते ही कबीर दादा ने इसे घुमाकर बैतुल खला के दरवाजे की तरफ उछाला। वो दरवाज़ा खोलता हुआ आधा बैतुल खला के अंदर और आधा बाहर पड़ा रह गया। इसके मरते कबीर दादा के चेहरे के अजलात अददाल पजीर होने लगे। इसने सर घुमाकर देखा, तनाविश कपड़े पहन चुकी थी। कबीर दादा को देखते ही हर खौफ और डर इसके दिल से रुखसत हो गया था। अल्लाह पाक ने इसकी दुआओं को शरफ की कबूलियत बख्श दिया था। काश मैंने आपकी आमद के साथ आपके साथ की दुआ भी मांग ली होती। तनाविश के दिल में हसरत जागी। कबीर दादा को अपनी जानिब मुतवज्जह देखकर इसने सर झुका लिया था। कबीर दादा की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या बात करे। बस इसके अंदर एक शिकवा करती सोच उबल रही थी। देख लिया मुझसे दूर जाने का अंजाम। एक अकेली लड़की के साथ ये दरिंदे ऐसा सलूक करते हैं। मेरे लिए नहीं तो अपनी हिफाजत के लिए तो तुम मेरे साथ रह सकती थी। दूसरी जानिब तनाविश के दिल में शोर बपा था।
देख लिया खुद से दूर करने का अंजाम, कैसे बेइज्जत और ख्वार हो रही हूँ। एक जालिम ने कितना रुलाया और सताया है। अगर अपनी मुलाजमा बनाकर ही रख लेते तो कोई अपना गंदा हाथ तो मेरी जानिब ना बढ़ाता। चलो, वो मुख्तसरन कहता हुआ बाहर की जानिब मुड़ गया। इसके सामने आते वो खुद को बेबस ऐसा महसूस कर रहा था। इसका इरादा एकदम अपनी सास से बात करने का हो गया था। शायद वो जहाँ दीदा औरत तनाविश की मुश्किलात को समझते हुए इसे कबीर दादा के साथ जाने पर मजबूर कर देती। तनावे सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए इसके पीछे चल पड़ी और रहकर इसके होंठ कबीर दादा से बात करने के लिए लरसते, मगर फिर वो रुक जाती। क्या मालूम वो इसे झड़क देता या धुतकारते हुए दफा हो जाने का कहता। एक दफ़ा वो पाशा की ज़बानी धुतकारने जाने की अज़ियत सह चुकी थी। अब वो ये बातें कबीर दादा की ज़बानी सुनकर यकीनन वो अपने आंसू ना रोक पाती। मगर इसका यह मतलब भी नहीं था कि वो इससे बात नहीं करने वाली थी। दूसरे शहर जाने से पहले वो एक बार ज़रूर इससे मिलने का इरादा कर चुकी थी। इम्तियाज़ और बख्श दोनों दरवाजे पर ही खड़े थे, जबकि बाकर और रुखसार फसीउद्दीन के बेहोश होने बड़े मुआवज़ों के साथ खड़े थे। अजीम वहाँ मौजूद मुलाजमा से कुछ पूछगछ कर रहा था। कबीर दादा को बाहर निकलते देखकर वो मुलाजमा को छोड़कर जल्दी से कबीर दादा के पीछे चल पड़ा। इनका क्या करना है दादा? बाकिर ने फसीउद्दीन के मुहावजों की जानिब इशारा किया। छोड़ दो। कबीर दादा के बगैर आगे बढ़ गया। ड्राइवर ने गाड़ियां मोड़कर खड़ी की हुई थी। अजीम ने आगे बढ़कर अगबी नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। कबीर दादा वहां बैठे दूसरी जानिब घूम गया। यकीनन इसने तनाविश के लिए खाली दरवाज़ा छोड़ा था। तनाविश खामोशी से अंदर घुसकर सर झुकाकर बैठ गई। कबीर दादा के बैठते ही अजीम ड्राइवर के साथ बैठा और शहजाद ने कार आगे बढ़ा दी। देख लिया क्या कहा था? इम्तियाज़ अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर बख्श को मुखातिब था। यार पता नहीं तुम्हें कैसे अंदाज़ा हो जाता है। बख्श ने खसियाने अंदाज में सर हिलाया। इम्तियाज़ फलसफियाना लहजे में बोला, जिगर कबीर दादा इतना परेशान और बदहवास इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और इंसान की ऐसी हालत तभी होती है जब इसकी इज्जत पर बनी हो। वैसे ये निमाजन हर वक्त किसी न किसी के हाथों फंसी रहती है। बख्श भी इम्तियाज़ की तकलीफ में तनाविश को निमाजन कहने लगा था। ये भी तो देखो कि इस जिसने भी मैले हाथ से छूने की कोशिश किया वो इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ है। दिलावर शेख, खावर शेख और अब फांसी हद शर्त जैसा आदमी भी ना बच पाया। बख्श ने कहा, वैसे फांसी की मौत पर काफ़ी हंगामा खड़ा होगा। इम्तियाज़ हंसा। कबीर दादा ऐसे हंगामों को पाँव की ठोकरों में उड़ा देता है। सही कहा। बख्श ने इसकी तायद में सर हिला दिया था। कार के आगे बढ़ते ही नजीम ने पूछा, दादा कहाँ जाना है? कबीर दादा ने कहा, तनाविश के घर। तनाविश का दिल धक से रह गया। इससे पहले इसके दिल में ज़रा सी उम्मीद बकाया थी कि शायद इसे ख्वाबों की जन्नत में जाने का मौका मिल जाए, मगर इसकी ये ख्वाहिश शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकी थी। तमाम अपनी अपनी सोचों में गुम थे। इससे पहले हमेशा तनाविश नामहसूस अंदाज में खिसकते हुए कबीर दादा के साथ लगकर बैठ जाया करती थी। आज कबीर दादा का रवां रवां दस्ते दुआ बना इसकी कुर्बत का मुतमन्नी था, मगर वो सीट के दूसरे किनारे सर झुकाए बैठी थी। इसके वजूद से उठती हुई भीनी भीनी खुशबू कबीर दादा के दिलों की हसरतों को बढ़ा रही थी। तनावी के घर तक वो खामोश बैठे रहे थे। वो कोशिश के बावजूद इससे कोई बात नहीं कर सका था और ना चाहते हुए भी अपने दिल का हाल बयान कर सकी थी। तनाविश के घर के सामने कार रुकते ही वो नीचे उतरते हुए बोला, तुम लोग यहीं इंतजार करो। इसकी देखा देखी तनाविश भी नीचे उतर गई थी। दरवाजे के पलट को चुरी देखते हुए वो दस्तक देने का इरादा तर्क करके दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर घुस गया। तनाविश भी इसके पीछे अंदर दाखिल हो गई, मगर इसे कबीर दादा के अपने घर में दाखिल होने हैरानी जरूर हो रही थी। शायद अम्मी जान को मेरी शिकायत करने जा रहा हो, इसने सोचा, मगर इसके साथ ही इसे ख्याल आया कि आखिर क्या शिकायत करेगा। मैं कोई अपनी मर्जी से तो वहाँ नहीं गई थी, वो मुझे अगवा करके ले गए थे। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। जहन के घोड़े दौड़ाते हुए वो इसके पीछे चल पड़ी। बुशरा कमरे में ही घुसी थी। जो ही कबीर दादा तनाविश के लिए गला खंगारता हुआ अंदर दाखिल हुआ, परेशानी सर पकड़े बैठी बुशरा खुशी से चीखते हुए बेटी की तरफ बढ़ी। तुम कहाँ थी मेरी जान? वो माँ के साथ लिपट कर खामोशी से आंसू बहाने लगी। इतना करीब आकर इसका महबूब फिर वापस लौटने वाला था। कबीर दादा ने भी बुशरा की बात का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि तनाविश की अगवा की बाबत जानकर वो परेशान हो जाए। बुशरा बेटी को तसल्ली भरे चंद अल्फाज कहकर कबीर दादा की तरफ मुतवज्जो हुई। तो इसे आप ले गए थे? कबीर दादा की खामोशी को इस्बात जानते हुए इसकी बात जारी रही। मगर क्यों? आपने तो उसे धुतकार दिया था, फिर साथ ले जाने का ख्याल कैसे आया? जिस लड़की को आप घर नहीं रख सकते, इसके साथ अय्याशी करने और इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त आपको किसने दी है? क्या इसीलिए हमारी मदद की थी कि इसके बाद हमारा तमाशा बना दो? आपसे तो दिलावर शेख ही बेहतर था, जो मेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता था। माँ जी नहीं। तनाविश ने तड़प कर माँ को रोकना चाहा, जबकि कबीर दादा शिश तरह खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। वो सारी बातें इसके सर से काफ़ी ऊपर गुजर रही थीं। तुम खामोश रहो। बेटी को झिड़क कर वो कबीर दादा की तरफ मुतवज्जो हो गई। आप भरे मजमा में निकाह पढ़वा कर मेरी चांद सी मासूम बेटी को दुल्हन बनाकर ले गए और 4 दिन किसी गाह की तरह से नोच घसोट कर धुतकार दिया। क्या आपके ऑफर किए हुए रुपये मेरी बेटी के दुख दर्द का दरमान हो सकते हैं?
जानते हो वो मासूम 2 दिन से कैसे तड़प रही है, कैसे गिड़गिड़ा रही है। आपके पास जाकर मिन्नत करूं कि मेरी बेटी को बीवी नहीं मुलाजमा बनाकर ही रख लो, तनख्वाह भी नहीं लेगी, किसी हक का मुतालबा नहीं करेगी, बस इसे खुद से दूर ना करो। क्या जवाब देती अपने जिगर के टुकड़े को? कैसे बहलाती, कैसे तसल्ली देती? जब किसी मोहब्बत करने वाले के दिल को तसल्ली तो इसके महबूब का साथ ही दे सकता है ना। और यह मामला एक बड़े आदमी का था, जिसे ना तो लड़कियों की कमी है और ना किसी पुरखलूस मोहब्बत से कोई गर्ज। बुशरा सांस लेने को रुकी और फिर इसकी बात जारी रही। अगर आप ये समझते हैं कि चंद टके देकर मेरी बेटी के दुखों का मुदावा कर देंगे या कोई गाड़ी बंगला देकर हमारी झोली खुशियों से भर देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम गरीब ज़रूर हैं मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, खासकर हराम की दौलत का 1 रुपया नहीं चाहिए हमें। और अब गुजारिश है कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, इसे अपने दुखों और गमों के साथ रहने दो। जितनी अय्याशी करनी थी आपने कर ली, मेरी बेटी ने पूरा पूरा मुआवजा अदा कर दिया है। उम्मीद है मेरी दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए आइंदा आप यहाँ नजर नहीं आएंगे। अम्मी जान, तनाविश दुख भरे लहजे में चीख पड़ी थी, बकवास बंद करो वरना अपने हाथों से तुम्हारा गला घूंट दूंगी। बुशरा को सख्त गुस्सा आया था। ये बेहयाई और बेगैरती नहीं तो क्या है? 2 दिन पहले घर से निकाला, आज दिल चाहा तो फिर उठा कर ले गया और चंद घंटों बाद दोबारा वापस छोड़ने आ गया। क्या तवाइफ हो तुम या इतनी बेगैरत हो गई हो कि जिसे अपनी इज्जत हया और शर्म का कोई पास नहीं है? मुझे बात करने की इजाज़त है खाला? बुशरा के होंठों की हरकत रुकते ही इसने धीमे लहजे में पूछा। आपको बात करने से कौन रोक सकता है साहब जी? बाकी आपने जो फ़लसफ़ा बयान करना है वो मुझे पहले से मालूम है। हर ज़ोर आवर का आखिरी फ़ैसला यही होता है कि मुस्तंद है इसका फ़रमाया हुआ। खाला जान, आप मुझे इल्ज़ाम दिए जाएंगी या अपनी बेटी से कुछ पूछने की ज़हमत भी करेंगी? आपको हराम का 1 रुपया नहीं चाहिए और आपकी बेटी मेरी तिजोरी से करोड़ों रुपये निकाल के लाई हुई है। आपको मेरी मुलाजमा बनकर रहने का कहने वाली खुद कोठी और कार मिलने की खुशी में मुझे ठोकर मार कर आई है। इसे ऐशो आराम की ज़िंदगी दरकार थी, कबीर का साथ नहीं। और फिर इतनी जुर्रत भी मफकूद है कि मेरे सामना कर सके। और जहाँ तक आज इसे साथ ले जाने की बात है तो ये खुद आपको बता देगी कि इसे कैसे अगवा किया गया। मैं तो बस बर वक्त इसकी जान बचाने पहुंचा था और वहीं से सीधा यहाँ ले आया। आप ठीक नहीं कह रहे हैं, आंखों में हैरानी भरे तनाविश गुलोगीर लहजे में बोली। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी दादा इस पर चोरी जैसा घटिया इल्ज़ाम लगाएगा। मैं अल्लाह पाक की कसम खाती हूँ, मैंने आपकी तिजोरी को एक बार भी खोल कर नहीं देखा। और मैंने अपने कानों से सुना है जब आप पाशा भाई को कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर मुझसे आपकी जान छुड़वा दे। इसी वजह से पाशा भाई ने कोठी वगैरह की बात की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। आप अभी पाशा भाई से तस्दीक कर सकते हैं। इसकी स्याह आंखें आबशार बन गई। इसका मासूम सीधा और सच्चा लहजा ऐसा नहीं था जो कभी दादा के उनके दिल पर असर ना करता। वो उलझ गया था। ये मुमकिन ही नहीं था कि पाशा इसे गलत बयानी करता या इसकी तिजोरी से पैसे निकालता। फिर वो खुद अपने कानों से तनाविश के अल्फाज सुन चुका था। ये सारी उलझन पाशा ही दूर कर सकता था। या तो तनाविश ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश को माँ से छुपा कर कोई खेल खेल रही थी या पाशा कोई डंडी मार रहा था। तनाविश के लहजे और अंदाज ऐसा नहीं था कि वो इसे झूठा समझ सकता। पाशा से असल बात मालूम करने की ख्वाहिश में वो तनाविश की बात का जवाब दिए बगैर एक झटके से पीछे मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकला। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।